इजराइल हमास संघर्ष का आज 11वां दिन है। इस बीच इस पर कूटनीति भी तेज हो गई है। जर्मन चांसलर ने जॉर्डन के राजा से मुलाकात की है और जॉर्डन ने साफ शब्दों में कहा है कि वो अब और फिलिस्तीनी शरणार्थियों को जगह नहीं देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कल इजराइल जाएंगे। इजराइल हमास जंग का 11वां दिन। इजरायली सैनिकों ने खान यूनुस के पश्चिमी हिस्से के साथ साथ दक्षिण पूर्वी और रफाह के पश्चिमी इलाकों पर हमास के कई ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। इजराइल ने गजा पट्टी में हमास के अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करके कई कमांड सेंटर तबाह करने का दावा किया है। इजरायली रक्षा बल के मुताबिक लक्षित हवाई हमले में हमास की शूरा काउंसिल के प्रमुख ओसामा माजीनी की मौत हो गई। ओसामा माजीनी हमास आतंकवादी समूह के लिए एक प्रमुख बंधक वार्ताकार की भूमिका निभा रहा था। गजा में हुई बमबारी से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी ऊंची ऊंची इमारतों के नीचे लोग अपनों को तलाशते नजर आ रहे हैं। गजा के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 7 अक्टूबर से जारी इजरायली हमलों में 2750 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजरायली वायुसेना द्वारा गजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी की वजह से पूरे गजा में न तो बिजली पानी है और न ही भोजन। लोग मलबे में दबे अपने लोगों को निकालने के लिए दिन रात मशक्कत कर रहे हैं। हमले की वजह से गजा के अस्पताल बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। ईंधन भंडार पूरी तरह खत्म होने के कारण अस्पताल की बिजली सप्लाई बैकअप जनरेटर के सहारे चल रही है, जो कभी भी बंद हो सकता है। बहरहाल भीषण जंग के बीच वाक युद्ध और एक दूसरे को धमकाने का दौर भी जारी है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद एक बार फिर ईरान ने नेतन्याहू को खुली धमकी देते हुए गजा पर बमबारी को तुरंत रोकने की मांग की। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने वैश्विक समुदाय पर फिलिस्तीन की अनदेखी का आरोप लगाया। अगर फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल हमला जारी रखता है तो कोई भी ताकत उनके समुदाय को इजराइल के खिलाफ लड़ने से नहीं रोक सकती। हमने सभी विकल्प खुले रखे हैं और हम गजा के लोगों के खिलाफ किए गए युद्ध अपराधों के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। उधर जॉर्डन यात्रा पर पहुंचे जर्मन चांसलर ने ईरान को चेतावनी देते हुए इजराइल युद्ध से दूर रहने को कहा। जर्मन चांसलर की ये टिप्पणी इजराइल की यात्रा से ठीक पहले जॉर्डन के राजा से मुलाकात के बाद आई। हमास के आतंकियों के अमानवीय कृत्य से हर कोई वाकिफ है। हिंसा और आतंक में फ़र्क है। फिलिस्तीनी हमास नहीं है और हमास को उनके लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं है। गजा के फिलिस्तीनी लोग भी हमास के पीड़ित हैं। इजराइल हमास के बीच जंग से शरणार्थी संकट का नया दौर शुरू हो गया है। गजा पट्टी से निकलने वाले लोग या तो मिस्र के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं या फिर जॉर्डन की सीमा पर। सीमा पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए जॉर्डन के राजा ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मिस्र या जॉर्डन में धकेलने की कोशिश के खिलाफ चिताया है। उन्होंने कहा है कि गजा और वेस्ट बैंक के अंदर ही मानवीय स्थिति से निपटा जाना चाहिए। और इजराइल हमास संघर्ष को लेकर आम इजरायली क्या सोचते हैं, यही समझने के लिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने भारतीय मूल के एक इजरायली पूर्व सैन्य अधिकारी से बात की। बेनी, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि एज अ पूर्व एक सोल्जर होने के नाते ये बताइए कि आपकी क्या असेसमेंट है, ये जंग कब तक चलेगी? अभी हम लोग बीच और हम सीधे चल रहे हैं अपने संवाददाता अमृतपाल के पास, जो इस समय इजराइल गजा बॉर्डर पे सिरोट के पास है। जी अमृत, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, यहाँ पर जहाँ मैं इस वक्त हूँ, अभी लगातार रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं। हम भाग के बंकर में आए हैं। एक मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँ कि आपको एक तस्वीर दिखाए कि कैसे यहाँ लोग सेफ जोन में, यहाँ एक स्टेयरकेस के नीचे बंकर्स में आ जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट एक न्यू नॉर्मल हो गया है। यहाँ पर लगातार हमास रॉकेट अटैक्स करता रहता है और करीब हर 30 सेकेंड ऋतु यहाँ एक रॉकेट गिरता है, जो गाजा से हमास फायर्ड रॉकेट्स। ये मंजर जब से मैं यहाँ आया हूँ, लोग लगातार ये लोग ऑलमोस्ट यूज्ड टू हो गए हैं यहाँ सेफ हाउसेस में रहने के लिए। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँ कि नीचे दिखा पाए कि कैसे लोग यहाँ एकत्रित होकर जो भी यहाँ हर घर में एक सेफ जोन रहता है, जहाँ लोग अपने जब रॉकेट अटैक होता है तो सायरन्स होते हैं और
और वहाँ भाग जाते हैं। तो फैमिलीज आप देख सकते हैं इस जब ये युद्ध चल रहा है उस ट्रॉमा से गुजर ही रही हैं कि ये जो लगातार रॉकेट अटैक्स है इनके साथ जूझ रहे यहाँ के लोग। जो बॉर्डर के इलाके हैं ज़्यादातर खाली करवा लिए गए हैं क्योंकि मिलिट्री गाज़ा के बॉर्डर के साथ पर काफ़ी तैनात में वहाँ उन्होंने तैनाती की है, अपने मिलिट्री टैंक्स, अपनी आर्टिलरी गन्स। सो क्लियरली पर आज आईडीएफ ने कहा कि ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं होगा। वी आर फ्रॉम इंडिया। या जी अमृत, आप हमारे साथ बने रहें। आप जिस तरह से बता रहे हैं इस समय आप खुद भी उस बंकर में हैं जहां आपका कहना है कि अब थोड़ी देर पहले ही एक तरह से हमास ने जो रॉकेट दागा है उसकी वजह से वहां पर मौजूद सभी लोग बंकर में पहुंचे। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों को लेकर जो एक संकट बना हुआ है, क्या अमृत आपके लिए निकलना और हमसे बात करना अगर सेफ है तो आप करें, आप तब तक इसकी व्यवस्था करें। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, प्रभु दयाल जी भी जुड़ गए हैं। प्रभु दयाल जी, हम लगातार देख रहे हैं इजराइल हमास संघर्ष जो गहराता संकट है उसी पर हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। इस समय जो दिखाई दे रहा है, अमेरिका जिस तरह से कल इजराइल का दौरा करने जा रहा है, ये क्या इजराइल को समर्थन है या उससे आगे की कोई एक नई रणनीति पर काम किया जा रहा है? ऋतु जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। जो प्रेसिडेंट बाइडेन का दौरा इस रीजन में हो रहा है, आपने जैसे कहा कि ये इजराइल को सपोर्ट देने को दर्शाता है, लेकिन साथ साथ तो बहुत अहम मुद्दों पर भी ये तवज्जो देता है। पहली तो ये कि जो इतनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पर आई खड़ी हुई है, गाजा पे भी और इजराइल पे भी, खासतौर पे गाजा पे, उसको किस तरह से खत्म किया जाए। और दूसरा एक बहुत अहम पहलू है सब चीजों का कि किस तरह से इस लड़ाई को और फैलने से रोका जाए। जी देखिए, मैं ये बात साफ कहना चाहता हूं कि मैं टेररिज्म की पूरी तरह से निंदा करता हूं। जो हमास ने किया वो बहुत गलत था, वो टेररिज्म था और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम। दूसरी बात, एक हमास ने एक बड़ी गलती की, ब्लंडर किया, क्योंकि इजराइल कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जी। और जिस तरह से प्रभु दयाल जी हमारे साथ हमारे संवाददाता भी इजराइल गजा बॉर्डर से जुड़ गए हैं। अमृत, क्योंकि जिन कठिन परिस्थितियों में अमृत इस समय है, हम चाहेंगे कि पहले अमृत से हम एक बातचीत कर ले। अमृत, फिलिस्तीनी शरणार्थियों को लेकर जो बड़ा संकट है, तमाम वो देश जो आसपास के हैं और खासकर कुछ उसमें से मुस्लिम देश हैं, उनका साफ मना करना है कि वो नहीं तैयार है, जिसमें जॉर्डन ने भी साफ मना कर दिया है। इस संकट को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है, क्या अभी लेटेस्ट अपडेट इस पे है? देखिए, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इजरायली स्ट्राइक्स जो हो रही हैं उसकी वजह से वहाँ पर एक जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अनफोल्ड कर रहा है, चाहे वो एसेंशियल सप्लाईज़ की कमी से हो, पानी की कमी से हो। इनफैक्ट पानी का तो इतना बुरा बहाल है कि ड्रिंकिंग वाटर ख़त्म हो गया है। लोग अब दूसरे सोर्सेज से पानी पीने लगे हैं जो कि क्लीन सोर्सेज नहीं हैं। अब ख़तरा, एक तो लोग वैसे ही मर रहे हैं शेलिंग से, अबाउट 3000 के ऊपर फिगर क्रॉस कर गया, 11000 लोग इंजर्ड हैं, 3000 डेड हैं। मैं गाज़ा पट्टी की बात कर रहा हूँ। अगर मान लें वाटर बॉर्न डिजीज़ वहाँ फैल जाती है, बहुत ज़्यादा वो होगा। तो हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, मेडिकल सप्लाईज है नहीं। जंग में ये होता है तो ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर जा सके, इसके लिए कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यहाँ हैं टेल अवीव में। उन्होंने कल बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। कल अमेरिकी राष्ट्रपति से I'm live. I'm live on television. I'll talk to you. Fake news. This is. We are from India. This is fake news. Anyway, so just a moment, please. Just a moment. Yeah. जी अमृत, क्या मीडिया के लिए भी किसी तरह की समस्या हो रही है? Go.
India is a friend of Israel. I'll talk to you. Fake news. Okay. जी अमृत, हम समझ सकते हैं किस तरह की परेशानी हो रही है। कोई नहीं अमृत, हम प्रभुदयाल जी से बात कर रहे हैं, आप एक बार सॉर्ट आउट कर सकते हैं वहां। प्रभु जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों में भी जो रोष है, जो एक तरह से मीडिया को लेकर भी है, साथ ही साथ जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को लेकर जो संकट दिखाई दे रहा है, उसमें तमाम वो ऐसे देश कोई साथ देना नहीं चाह रहा है। उसका कारण क्या लगता है? क्योंकि नॉर्थ पैलेस्टीन से या फिर गाजा से अगर लोगों को निकालना है, नॉर्थ गाजा से, तो वहां से तैयार नहीं है उन लोगों को कोई भी देश रखने के लिए। जी, ये बिल्कुल सही है। कोई भी देश गाजा से जो शरणार्थी बाहर आएंगे उनको दाखला देने के लिए तैयार नहीं है। इजिप्ट के साथ जो गाजा का बॉर्डर है वो पूरी तरह से बंद है। देखिए, इजिप्ट ने एक स्टील फेंस बनाई हुई है, पहले एक बनाई थी वो पूरे बॉर्डर के साथ साथ, फिर कुछ ऐसी जगहों पे फेंस बनाई जहां से ज्यादा घुसने के चांसेस होते थे। ये 20 फुट ऊंची है और इजिप्ट जो है बॉर्डर नहीं खोल रहा। बॉर्डर के उस पार सैकड़ों ट्रक तैयार हैं जो सामग्री ला सकती हैं, लेकिन इजिप्ट जो है वो बॉर्डर नहीं खोलने को तैयार है, क्योंकि वो कह रहा है कि शरणार्थी हमारे यहां घुस जाएंगे, हमें गारंटी चाहिए। और इजराइल भी इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि ये जो ट्रक है इनके जरिए कुछ असला वगैरह ना आ जाए। तो किसी तरह से इजिप्ट बॉर्डर से सामान नहीं आ पा रहा है। जो लोग घर बेघर हुए हैं उनकी सहायता के लिए। और दूसरी बात, जॉर्डन ने भी कह दिया कि हम नहीं चाहते कि कोई भी फलस्तीनी अब हमारे यहाँ आए, हम और नहीं ले सकते। जी प्रभुदयाल जी, तमाम उन देशों ने एक तरह से इनकार कर दिया है फिलिस्तीनी शरणार्थियों को लेने के लिए। हमारे साथ अमृत एक बार फिर जुड़ गए हैं। अमृत, हम यही जानना चाहेंगे कि वहां किस तरह के हालात है, क्या समस्या है अभी जो मौजूदा, और हम देख रहे हैं कि कल बाइडेन का इजराइल दौरा है, तो इन तमाम डेवलपमेंट्स को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, मिलिट्री ऑफेंसिव कंप्लीटली ऑन है दोनों साइड से। जितनी जिसकी ताकत है, इजराइल एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, अपने जो लड़ाकू विमान हैं और उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, बेसिकली एरियल बॉम्बिंग कर रहा है, और अपनी साइड से फायर कर रहा है, आर्टिलरी फायर कर रहा है, मतलब तोपों से गोले दाग रहा है लगातार नॉर्दर्न गाजा में। उनका कहना यह है कि हम जो हमास के बेसिस हैं उन पर दाग रहे हैं, और ये जो मौतें हो रही हैं ये कोलैटरल डैमेज है। वहीं हमास भी बैक डाउन नहीं कर रहा है, वो भी लगातार रॉकेट्स फायर करता है। यहाँ मतलब हालात ये हैं, हर 30 सेकंड में यहाँ एक रॉकेट गिरता है। बड़े शहरों तक, टेल अवीव तक रॉकेट्स गिरते हैं। मैं टेल अवीव में रह रहा हूँ, रोज़ टेल अवीव से गाज़ा बॉर्डर आता हूँ। यहाँ पर तो गाज़ा बॉर्डर के अलॉन्ग जो विलेजेस हैं वहाँ तो काफ़ी हैवी शेलिंग हुई है, लोगों को इवैक्यूएट करवा लिया गया है। कुछ ही लोग यहाँ पे बचे हैं, जनरली मोस्टली फौज और कुछ मीडिया कर्मी यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। पर जो बड़े शहर हैं वहाँ भी लगातार रॉकेट्स फायर होते रहते हैं। रात को 2-3 बार आपको सायरन्स बजते हैं, शेल्टर्स में भागना पड़ता है। तो हमास भी बैक डाउन नहीं कर रहा है अभी तक। तो मिलिटरीली तो ये स्थिति है। दूसरा, जैसे मैं पहले बता रहा था कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। जी प्रभुदयाल जी, जिस तरह से अमृत बता रहे हैं कि एक ये क्राइसिस दोनों ही तरफ बना हुआ है, दोनों ही तरफ हमले लगातार जारी हैं, ऐसे में क्या आप देखते हैं व्लादिमीर पुतिन का आज चीन दौरा, कल इजराइल का दौरा, बाइडेन का, किस तरह से क्या किसी बड़ी रणनीति, एक बदली हुई रणनीति की तरफ अब बढ़ रहे हैं क्या ये देश? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त सब देशों के सामने यह है कि किस तरह से इस लड़ाई को रोका जाए और उसको और फैलने ना दिया जाए। ईरान ने कहा है कि वो कुछ भी कर सकती है। उसने ये भी कहा है कि कोई प्रीएम्प्टिव एक्शन इजराइल के खिलाफ लेना नामुमकिन नहीं है। और देखिए, लेबनान से जो हिजबुल्लाह है, जिसको पूरी तरह से ईरान का समर्थन मिलता है, उसने लड़ाई कुछ तेज कर दी है, बमबारी बढ़ाई है। इजराइल हिजबुल्लाह पे और बमबारी कर रहा है, तो इस तरह से लड़ाई बढ़ रही है। प्रभुदयाल जी, जिन सवालों को आप उठा रहे हैं, क्या उसके जवाब के तौर पर देखा जाएगा बाइडेन का दौरा इजराइल के लिए? उसके मायने क्या हैं?
क्या ये माना जाए कि मानवीय संकट को लेकर जो बात हो रही है, जो एक बड़ा संकट सामने दिखाई दे रहा है और ये क्षेत्रीय युद्ध में ना बदले, क्या उसको रोकने की एक प्रयास के तौर पर? बिल्कुल। इस बाइडेन साहब के इस दौरे को मैं इस निगाह से जरूर देखता हूं कि पहले तो किस तरह से ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को खत्म किया जाए और दूसरा लड़ाई को और बढ़ने ना दिया जाए। ये दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट है और बाइडेन साहब का जो दौरा है उसको इस नजरिए से देखना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुदयाल जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए।